Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेज। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। इसके जस्ट पहले हमने जो आधारभूत उद्योग है उनके बारे में यहाँ पे विस्तार से बात किया। अब यहाँ देखेंगे हम कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 और इससे संबंधित जो गोल है एमपीपीसी व्यापम संबंधित वो आप यहाँ पे चूज़ कीजिए और अनअकैडमी से आप लर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करना होगा इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान हम देख लेते हैं, यानी फ्री प्लान के जो बेनिफिट्स है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे दी जा रही है एक हफ्ते के अंदर में, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं और इनका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और जो कि फ्री लाइव क्लासेस में 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं। एमपी बेसिक प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई, एमपी जेल फेर, ये 4 डिफरेंट एग्जाम्स हैं, इनको कवर किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट को मिला के, और डेली T20 सीरीज यहाँ पे होती है मंडे टू सैटरडे रोजाना 8 बजे, और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट का समय होता है और 20 मिनट आपको इसको सॉल्व करके देना होता है। इसके बाद ही 8:30 बजे से यहाँ पे पेपर एनालिसिस होता है जो टेस्ट आपने दिए हो। ये टॉप एजुकेटर्स को आप देख सकते हैं, इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे ये क्लासेस ली जा रही है। डेली आपको फ्री लाइव क्लास का मौका मिलेगा यहाँ पे, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, जो कि इस प्रकार से हैं आप देख सकते हैं। अपने जो गोल से संबंधित जो भी एजुकेटर्स हैं आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, और जैसे T20 सीरीज मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से चल रही है। और यहाँ पे आप मिनी कोर्स अटेंड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। रिवाइज सिलेबस एमपी जेल पहरी का और बहुत कुछ यहाँ पे है, और मिनी कोर्स के अंतर्गत इन एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। और डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का ऐप, और यहाँ पे एमपीपीसी गोल चूज करना होगा, और मैं जैसा कि मैंने बताया था सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। उसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। देखिए, कृषि आधारित उद्योग मतलब जो होता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पे उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको चीनी उद्योग देखने को मिलेगा, वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा, रसायन उद्योग, औषधि उद्योग, उर्वरक, ये जो बाकी देखिए इससे संबंधित उर्वरक उद्योग। इसके अलावा देखें गैस और तेल से संबंधित उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये सभी उद्योग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से बात करते हैं। तो पहला हमारे सामने देखने को मिलता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की अगर बात करें तो कुटीर जो उद्योग है, कुटीर उद्योग के रूप में चीनी उद्योग का जो विकास है, उसके विकास की बात करें 3000 ईसा पूर्व जो है इसका विकास माना जाता है। किंतु बड़े उद्योग के रूप में इसका जो विकास है वो हमको कब माना जाता है? बड़े उद्योग के रूप में 20वीं शताब्दी, बड़े उद्योग के रूप में 20वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है। और कृषि उत्पादों पर आधारित जो उद्योग है उसमें सूती वस्त्र उद्योग के बाद यहाँ पे दूसरा नंबर किसका आता है? चीनी जो उद्योग है उसका आता है। ठीक है, मतलब पहले नंबर पर आता है सूती वस्त्र उद्योग का और दूसरे नंबर पर आता है चीनी उद्योग का। इसके अलावा यह उद्योग न केवल लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि जो इससे संबंधित जो उप उत्पाद है, यानी कि उत्पाद से जो नए उत्पाद बनाए जाते हैं उनको उप उत्पाद कहा जाता है, या फिर उनको सह उत्पाद कहा जाता है। उससे संबंधित जो उद्योग है उसको विकसित करने की भी क्षमता यहाँ पर रखता है। बात करें 1950-51 की, तो इसमें देश में कार्यरत चीनी मिलों की जो संख्या थी वो लगभग 138 देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि हम देख सकते हैं उन 2015 की बात करते हैं तो 2015 में इनकी जो है मतलब आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो इनकी संख्या हमको कितनी देखने को मिलती है? 698 यहाँ पे देखने को मिलती है। काफ़ी अधिक यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। इनमें से 324 मिले सहकारी क्षेत्र, उसके अलावा 62 मिले हमको सरकारी क्षेत्र की, और 312 मिले निजी क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। अच्छा, ये मिले जो थी जितनी भी हमने देखें 698, ये अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे देखने को मिलती है भारत के। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में स्थापित थी। और भारत की 60% चीनी मिलें हमको कहाँ देखने को मिलती है? यूपी में देखने को मिलती है। मतलब एकमात्र यूपी जहाँ पे 60% मिलें जो हैं यहीं पे अवेलेबल है। भारत में मिलों की संख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। और चीनी उत्पादन की दृष्टि से, यानी कि महाराष्ट्र सबसे अधिक है और चीनी उत्पादन की दृष्टि से यूपी सबसे अधिक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए आधुनिक आधार पर जो भारत है, भारत में चीनी उद्योग का विकास है 1903 में 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और जबकि बिहार का जो एक बेतिया जिला है उसमें एक चीनी मिल की स्थापना की गई, मतलब यहीं पे 1903 के आसपास। और इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिल स्थापित होने लगी। 1998 से पहले की बात करें तो चीनी मिलों की जो स्थापना है उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। जैसे कि आपको पता है लाइसेंस राज चल रहा था पहले, किंतु 1998 यानी 20 अगस्त 1998 को सरकार के द्वारा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, जो चीनी उद्योग है। और भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज अन्य चीनी उत्पादक राष्ट्रों जैसे कि जावा है, हवाई द्वीप है, इन सभी से बहुत कम है, 15 टन की आसपास देख सकते हैं। और गन्ने में चीनी का जो प्रतिशत है उसमें अगर देखें तो हमको 9 से 10% के मध्य ही देखने को मिलता है, जबकि अन्य राष्ट्रों में अगर देखें तो 13 से 14% तक यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे वर्ष 2017-18 की बात करते हैं। तो इसमें देश में चीनी का जो कुल उत्पादन है हमको देखने को मिलता है 25.1 मिलियन टन। और वर्ष 2018-19 की बात करें तो यहाँ पे हमको देखिए बढ़ता हुआ नज़र आता है 32.11 मिलियन टन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2018-19 के अनुसार भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि उपयोग करने वाला है, और ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक भी है, यानी कि सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत को माना जाता है। और उत्पादक की दृष्टि से अगर देखें तो ब्राज़ील पहले नंबर पर है और दूसरा नंबर पर उत्पादक जो है भारत माना जाता है। चीनी निर्यात में भारत का चौथा स्थान तथा ब्राज़ील का प्रथम स्थान है, जबकि चीनी आयात में चीन का प्रथम स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो चीनी उत्पादक शीर्ष 3 राज्य है उनकी बात करें यहाँ पे 2018-19 के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे मिलियन टन में दिया राज्य दिया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा 11.26 मिलियन टन। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, यहाँ पे 10.7 मिलियन टन। कर्नाटक की बात करें तो 4.32 टन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गन्ना उत्पादक जो कि प्रतिशत में है शीर्ष 3 राज्य 2017-18 की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक यहाँ देखने को मिलता है 46.98%। इसके अलावा देखें तो जो महाराष्ट्र है 22.06% यहाँ देखने को मिलता है। कर्नाटक तीसरे नंबर पर 7.50%। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है चीनी उद्योग से संबंधित एक समिति भी बनाई गई थी, जिसको बोला जाता है यहाँ पे रंगराजन समिति। ये यहाँ पे दब गया है, परंतु आप याद रख लीजिए रंगराजन समिति। ठीक है, तो ये बनाई गई थी जनवरी 2012 में। जनवरी 2012 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसको रंगराजन समिति बोला जाता है। और 12 अक्टूबर 2012 को अपनी अनुशंसाएं इसने जो है केंद्र सरकार को सौंप दी। ठीक है, चीनी उद्योग से संबंधित जो लेवी व्यवस्था है, लेवी व्यवस्था को समाप्त करने की अनुशंसा की गई। लेवी व्यवस्था के अंतर्गत चीनी मिलों को अपने उत्पादन का 10% हिस्सा सरकार को सस्ती दर पर बेचना था। तो ये था यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलता है। साथ ही हम देखें इस समिति का जो क्रियान्वयन है, मतलब प्रावधानों का जो क्रियान्वयन है वो हमको देखने को मिलता है। तो चीनी मिलें जो है अब मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पर चीनी की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा चीनी मिलों को सरकार द्वारा निर्धारित जो रियायतें थी रियायती मूल्य पर चीनी की बिक्री यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु नहीं करनी होगी, यानी कि जो पीडीएस सिस्टम होता है राशन दुकानों में आपने देखा होगा चीनी यहाँ पे मिलती थी, तो अब यहाँ पे पाबंदी नहीं रही, मतलब जो चीनी मिलों को गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार की जो रियायत है वो देखने को मिलती है। चीनी निकासी की जो कोटा प्रणाली है उसको तत्काल समाप्त किया गया, और चीनी की जो विनियमित निकासी व्यवस्था है वो भी लागू की गई। इसके साथ ही हम देख सकते हैं चीनी मिलों पर जो लेवी चीनी व्यवस्था या वचनबद्धता थी, जिसमें 10% सरकार को सस्ती दरों पर बेचना था, वो भी यहाँ पर सितंबर 2012 में उत्पादित चीनी के साथ ही समाप्त कर दी गई। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, रंगराजन समिति की जो क्रियान्वयन मतलब जो है समिति का जो प्रावधान है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो बात की हमने किसके संबंध में, चीनी उद्योग के संबंध में यहाँ पे बात की है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो उद्योग आता है कृषि से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं वस्त्र उद्योग, और ये होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी इंग्लिश में बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हिंदी में बात करें तो वस्त्र उद्योग इसको बोला जाता है। अब ये देखिए वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन उद्योग क्यों माना जाता है, क्योंकि यह जो है कृषि आधारित है, यानी कि कृषि के बाद जो है सर्वाधिक यहाँ पर देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, और यह देश का सबसे बड़ा संगठित यानी कि लगभग 4.5 करोड़ व्यक्तियों को ये रोजगार देता है।
ठीक है, इससे संबंधित उद्योग है। जो उद्योग उत्पादन में अगर देखें तो औद्योगिक उत्पादन में यहाँ पे हमको 14% जो है योगदान देखने को मिलता है। वहीं जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे 4% यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। और विदेशी आय की अगर बात करें तो विदेशी आय में ये 11% यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। तो ये लगभग सारे आंकड़े यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा भारत में वस्त्र उद्योग ही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर जो तैयार माल है उसके अंतिम उत्पादन यानी कि सिले सिलाए वस्त्र तक पूर्णतः आत्मनिर्भर है। ठीक है, कच्चे माल यानी कि कपास से लेकर बने बनाए वस्त्र तक ये कंप्लीट रूप से आत्मनिर्भर उद्योग माना जाता है वस्त्र उद्योग। इसके अलावा वस्त्र उद्योग का जो इतिहास है वो हमको देखने को मिलता है, यानी कि अगर बात करें यहाँ प्रथम जो उद्योग है या प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल है इसकी बात करें तो उस समय जो कलकत्ता था, तत्कालीन कलकत्ता, जिसके अंतर्गत फोर्ट ग्लास्टर में ये स्थापित किया गया जो पहली कपड़ा मिल थी, परंतु यह सफल नहीं हो सकी, यानी कि असफल रही। इसके बाद हमको 1854 में यहाँ पे कबास डी एम डाबर जो है इसके द्वारा बॉम्बे स्पिनिंग वीविंग कंपनी यहाँ पे शुरू की गई, जो कि यहाँ पे देखें बॉम्बे यानी कि आज की डेट में मुंबई, इसकी स्थापना की गई, जहाँ जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रकार से नया युग प्रारंभ हुआ। साथ ही हम देखें तो भारत में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत स्थापित जो मिलें थी उसकी संख्या तथा जो उत्पादन है उसकी मात्रा दोनों ही दृष्टिकोण से सूती मिलों की अधिकता थी। और यहाँ विभाजन के बाद देखें तो 14 सूती मिलें तथा 24% जो कपास उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भारत में आयात के माध्यम से की जाती थी। वर्ष 1993 के पूर्व बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग एक लाइसेंस आधारित उद्योग था, ये हमने देखें। और 1993 के बाद में भारत सरकार ने कपड़ा विकास और विनियमन आदेश, जिसे टेक्सटाइल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑर्डर 1993 के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। साथ ही हम देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन तथा जो सूती वस्त्र के विकास में विशेष संबंध रहा। यहाँ देखें बंगाल विभाजन की बात करें तो इसके विरोध में बंगाल विभाजन जिसके अंतर्गत 1905 की बात करें तो 1905 के विरोध में उत्पन्न जो स्वदेशी आंदोलन थे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के अंतर्गत चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के अंतर्गत चला, साथ में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में देखने को मिलता है। ये सभी संघर्ष में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार प्रसार ने जो है वस्त्र उद्योग के विकास में काफ़ी पर्याप्त सहयोग यहाँ पर प्रदान किया। वर्तमान में देखें तो हमको देखने को मिलता है जो वस्त्र उद्योग है उसमें मुख्यतः 3 जो सर्वाधिक राज्य है, जिसके अंतर्गत आप देखें तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है, गुजरात देखने को मिलता है और तमिलनाडु देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के अंतर्गत यहाँ पे देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। शीर्ष 3 राज्य जो है आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे सबसे पहले मैंने बताया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट दिए हैं, जैसे देखिए 122 कारखाने स्थापित किए गए यहाँ पे। देश के कुल कारखाने निर्मित जो है सूती धागे का यहाँ पे 12% उत्पादन करता है। इसके अलावा 46.2% कारखाना निर्मित वस्त्र का उत्पादन यहाँ पे होता है। कुछ प्रमुख केंद्र है जिसके अंतर्गत मुंबई, इसे भारत का कार्टनोपोलिस एवं मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमको देखने को मिलता है यहाँ पे भी 120 उसी के आसपास जो है कारखाने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये 75% कारखाना निर्मित यहाँ पे सूती धागे का उत्पादन करता है। 26% कारखाने निर्मित वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। मुख्य जो केंद्र है वो हमको अहमदाबाद देखने को मिलता है और इसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो 42.2% कारखाना निर्मित सूती धागे का यहाँ उत्पादन किया जाता है। वस्त्र उत्पादन में यह तीसरे स्थान पर आता है और यहाँ का मेन जो केंद्र है कोयम्बटूर है, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए आपके सामने ये नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानपुर जिसके अंतर्गत उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, इटावा, अलीगढ़, बरेली, हाथरस तो काफ़ी फेमस होगा, अभी घटना भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इन सभी में जो है वस्त्र उत्पादक क्षेत्र इसको माना जाता है। ये कपास अर्थात सूत, ये जिसे कॉटन बोलते हैं, भारतीय वस्त्र उद्योग का प्रमुख आधार माना जाता है और देश की कुल वस्त्र जो खपत है उसका 56% कपास यहाँ पे कपास आधारित ये देखने को मिलता है। कुछ डाटा है
तो देखिए यहाँ पे डाटा देखने को मिलता है वस्त्र उत्पादन जो है मिलियन वर्ग मीटर यहाँ पे देखने को मिलता है विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं 2013, 14, 14, 15 और 15, 16, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस याद नहीं रखना है, बस एक दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाए बस। और शीर्ष 5 जो कपास उत्पादक राज्य है 17-18 के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, तेलंगाना है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, कुछ वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ सरकारी प्रयास है जिनके द्वारा इसको जो है अपग्रेड करने, इसके विकास करने, इसको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे योजनाएं चलाई गई, जिसमें हम देखें तो हमको देखिए कुछ योजनाएं देखने को मिलती है। जैसे एक तो थी साथी योजना। ठीक है, इसके अलावा नीचे देखें तो हमको वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्षमता निर्माण की एक योजना देखने को मिलती है। एकीकृत वस्त्र उद्योग पार्क देखने को मिलता है। इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ जान लीजिए आप, ताकि आपको जैसे उद्योग से संबंधित अगर पहल पूछी जाती है, मतलब गवर्नमेंट पहल या फिर जो भी उसको सुधार के लिए, प्रोत्साहन के लिए जो भी पहल की जाती है, उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें लिखना पड़े। ठीक है, तो साथी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए साथी का जो रहता है इस प्रकार से अगर देखें तो ये लिखा जाता है SAATHI। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री, यानी साथी। और यही योजना जो है इस योजना के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा ये संयुक्त रूप से इसकी पहल की गई है, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत विद्युत चालित जो ऊर्जा करघे है, पावर जो लूम्स होते हैं, मोटर एवं रिपेयर किट है, उसको थोक में क्रय कर बिना अग्रिम लागत के लघु एवं जो मध्यम इकाइयाँ है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा देखें तो हमको देखने को मिलता है वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो स्कीम्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, जिसे SCBTS बोलते हैं, SCBTS इसको बोला जाता है। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो वस्त्र उद्योग है उसके क्षेत्र की क्षमता निर्माण हेतु 1300 करोड़ रुपए के कोष के साथ यह योजना प्रारंभ की। और इसकी कार्य अवधि की बात करें तो 17 से लेकर 20 तक ये कार्य अवधि हमको देखने को मिलती है। और इस योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के लिए नियोजन परक कौशल विकास कार्यक्रम एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी। साथ ही देखें तो नेशनल स्किल जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जिसे NSQF इसको बोला जाता है, इसके पाठ्यक्रम के आधार पर जो सभी ट्रेनी हैं यानी प्रशिक्षु जो होते हैं उसको प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी की जाएगी यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें एकीकृत वस्त्र उद्योग की बात करें तो एकीकृत वस्त्र उद्योग जो है वो हमको देखने को मिलता है 2005 में जुलाई 2005 में इसको शुरू किया गया। और इसमें पहले से चल रही कुछ योजनाएं हैं जिनको बोला जाता है निर्यात योजना के लिए, जो परिधान पार्क है तथा वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में बुनियादी ढांचा विकास है। इस योजना को यहाँ पे देखें तो जो है इसके अंतर्गत ये जनरेट हो रही थी पहले से। और एकीकृत वस्त्र जो उद्योग पार्क योजना है उसके अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कई पार्कों की स्थापित यहाँ पे स्थापना करने की अनुमति दी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे चालू भी रखने का यहाँ निर्णय लिया गया है इसके अंतर्गत। तो ये कुछ सरकारी प्रयास हम देख सकते हैं, साथी योजना, वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना। कुछ अन्य योजनाएं हैं आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। देखिए इन योजनाओं का नाम आप याद रख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बुनकर योजना, वेवर्स मुद्रा योजना, ठीक है, ई धागा योजना, ऐप जिसे ऐप है ये, मतलब योजना नहीं है, ठीक है, जैसे जो एंड्रॉयड ऐप होता है ना वो बुनकर मित्र हेल्पलाइन। तो ये तीनों जो सहयोग है मतलब जो वस्त्र उद्योग से रिलेटेड कुछ अन्य योजनाएं हमको देखने को मिलती है। तो देखिए इसके बारे में आप देख सकते हैं, जैसे बुनकर को कम ब्याज पर ऋण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं मार्जिन मनी असिस्टेंट के रूप में 10,000 रुपये और 3 वर्षों के लिए ऋण की गारंटी। ई धागा ऐप जो था बुनकरों को अच्छी सेवाएं 24 घंटे आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप और 10 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला, जिसके अंतर्गत आप भाषाएं भी देख सकते हैं। बुनकर मित्र हेल्पलाइन, तो बुनकर है बुनकरों की सहायता योजना ये थी। प्रतिदिन सुबह 10 से 6 बजे तक 7 भाषाएं, जो जिसके अंतर्गत भाषाएं आप देख सकते हैं, इसमें सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये उपलब्ध था। तो ये कुछ अन्य योजनाएं थी जो हमने देख लिए वस्त्र उद्योग से संबंधित। अब बात करते हैं एक और चीज़, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बोले तो NTC बोलते हैं। NTC मतलब नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 17 मिलों का आधुनिकीकरण इनमें किया गया। और इनमें से 4 मिलें जो थी, 4 मिलें हमको कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिली और 3 मिलें मुंबई में, जहां उत्पादन जारी है। ये चीज़ें हमको देखने को मिली। इसके अलावा हम देखें तो देश का जो पहला वस्त्र पार्क है या फिर हम बोले अपैरल पार्क,
जिसमें सिले सिलाए वस्त्रों को जो है निर्यात संवर्धन के लिए वस्त्र पार्क है। तो इसकी स्थापना जो है हमको कहाँ देखने को मिलती है, अपैरल पार्क की तमिलनाडु के तिरुपुर गांव में। ठीक है, इसके अलावा निर्यात में इसका योगदान अगर देखें किसका, जो भारतीय कपड़ा है, भारतीय कपड़ा उद्योग देश के निर्यात में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, काफ़ी योगदान है इसका। और वर्तमान में देश के कुल निर्यात में कपड़े के निर्यात यहाँ देखें, जिसके अंतर्गत हमको 20 मतलब जो है हस्तशिल्प देखने को मिलता है, पटसन देखने को मिलता है, नारियल रेशा, ये सभी मिलाकर 20% योगदान देखने को मिलता है। तो ये देखिए हमने वस्त्र उद्योग के बारे में। इसी के अंतर्गत हम देखें तो रेशमी वस्त्र उद्योग, ठीक है, जिसे हम सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की प्राचीन परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। और यह चीन के बाद जो है सब दूसरा यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश माना जाता है भारत। देश में रेशम का आधुनिक कारखाना हम देखें तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात नए कारखाने हम देखें तो देखिए यहाँ 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया और नए कारखाने इसके बाद 45 में मतलब कर्नाटक के अंतर्गत कश्मीर में 1892 के अंतर्गत खोले गए। वर्तमान की अगर बात करें तो रेशमी जो वस्त्र है उसकी लगभग यहाँ पे 324 कारखाने जो है देखने को मिलते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग लगभग 7.65 मिलियन लोगों को यहाँ पे रोजगार देता है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान हमको कितना देखने को मिलता है, लगभग 3% के आसपास देखने को मिलता है। अब यहाँ 5 किस्में देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत रेशम की 5 किस्में। तो ये 5 किस्में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस सुन लीजिए। मलबरी होती है, ट्रपिकल होती है, ट्रपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा। मतलब मलबरी है, ट्रपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा, ये सभी जो है रेशम की किस्में हैं भारत के अंतर्गत पाई जाने वाली। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को जो है एकाधिकार प्राप्त है। इसके अलावा केंद्रीय सिल्क बोर्ड की अगर बात करें, केंद्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2016 की जारी रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक देश का 33% यानी कि 33% लगभग यहाँ कच्चा रेशम उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में देश का 22.58% रेशम उत्पादन होता है। असम की बात करें जहाँ बोडोलैंड है उसमें देश का 11%, पश्चिम बंगाल में 8.7% कच्चा रेशम उत्पादन होता है। यहाँ हम देखें तो कुछ रेशम उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्र है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, ये सारे स्थान देखने को मिलते हैं। पंजाब के अंतर्गत ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये सभी ये जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं 1-2 बार, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। साथ ही हम देखें तो बिहार एवं झारखंड टसर रेशम तथा असम मूंगा रेशम के लिए बहुत बड़े उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु दशाएं यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, रेशम उत्पादन विकास के हेतु कुछ सरकारी प्रयास भी देख लेते हैं। जैसे भारत में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1919 में केंद्रीय रेशम बोर्ड की यहाँ पे स्थापना की गई। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो प्रशिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना कहाँ की गई, मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत, और बहरामपुर में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय इरी अनुसंधान जो अनुसंधान संस्थान है मेंदी पाथर जो कि मेघालय में है इसमें, और केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची जो कि झारखंड में यहाँ स्थापित किया गया। और इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए 13 स्थानों पर क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन यहाँ पे स्थापित किए गए। तो ये तो थी रेशम उद्योग के मतलब जो विकास है उस हेतु सरकारी प्रयास थे। अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्री प्लान्स में यहाँ पे 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल रही पर वीक, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50,000 टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप इनसे पढ़ सकते हैं। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं फ्री प्लान के अंतर्गत, जो कि पेपर एनालिसिस होता है इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करा रही है, एमपीपीसी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल पर। ये 4 एग्जाम्स है जिसको फोकस किया जा रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जा रहा है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज होती है यहाँ पे और 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट में आपको इनका आंसर देना होता है और इसका आगे फिर डिस्कशन होता है, यानी जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है मंडे टू सैटरडे और डेली 8 बजे। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज डेली 8 बजे चलती है, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद ही मतलब 8:30 बजे से यहाँ पे ये पेपर एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यदि आप फ्री प्लान के अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ और मतलब फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट सिलेबस बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं जो वीकली यहाँ पे मॉक टेस्ट
टेस्ट यहाँ पे होंगे और 4 बैचेस यहाँ पे विशेष प्रकार के 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है, एमपीपीएससी के संबंधित जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उससे संबंधित यहाँ पे है और लॉन्च हो रहा है हर वीक। दूसरा है 2 ईयर का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किए गए अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि फोर्टनाइटली यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है और ये हर महीने यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। चौथा है यहाँ पे 3 मंथ का बैच है जो कि अदर एमपी एग्जाम जैसे एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपीएसआई, एमपी लेबर इंस्पेक्टर और बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है और लॉन्च हो रहा है हर महीने, ठीक है, हर महीने इस प्रकार से ये 3 महीने के बैच यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। और इसके अलावा और देखिए 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं, 25 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हर महीने हो रही है और इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं और सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। जैसे एमपी के एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम है वहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे, ठीक है, डेडिकेटेड है। डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे होने वाले हैं डेली यहाँ पे, ठीक है, और महीने में मैंने आपको संख्या बता दी हूँ। बाइलिंगुअल होने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है। क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे टॉप एजुकेटर जो कि एमपी के हैं और 20 से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे डेली प्रैक्टिस में हो रहे हैं कवर सभी सब्जेक्ट्स के। कुछ बैचेस के बारे में आपको बता दूं, लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 का बैच यहाँ पे 2 साल का है, फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि इसमें आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी जो कि हिंदी माध्यम के लिए है और ये शुरू हो रहा है 11 दिसंबर 2020 से। और एक बैच और फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जो कि 10 महीने का कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि शुरू हो रहा है 23 दिसंबर 2020 से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आपको मिलेगा। फिर आपको ये 3 डॉट सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना होगा, प्लस वाले कॉर्नर में, प्लस कॉर्नर में जाके आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन में। गेट सब्सक्रिप्शन में लेके आप अपने अनुसार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अपने अनुसार जो भी है आप ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और याद रहे जो प्रोमो कोड यूज़ करना है वो है सरकार 10, ठीक है, सरकार 10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको प्रोसीड करेंगे फिर आपको वहाँ पे डिस्काउंट से आपको जो भी बिल देना है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारे बैच यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, आप अपने पसंदीदा बैच में एनरोल हो सकते हैं और डेडिकेटेड डाउट सेशन भी यहाँ पे हो रहे हैं और वीकली टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। अब इसी के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के अंतर्गत ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो ऊनी वस्त्र उद्योग है क्या? तो ऊनी वस्त्र उद्योग यानी कि जो है वूलन बोलते हैं, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और भारत की अगर बात करें तो भारत में ऊनी वस्त्र निर्माण की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। ऊन जो होता है, ऊन वस्त्र निर्माण की प्रथम जो आधुनिक मिल है वो हमको देखने को मिलती है 1876 में, ठीक है। और यहाँ जो है कानपुर में देखने को मिलती है, कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, क्योंकि कानपुर उस समय ब्रिटिश सेना का प्रमुख डिपो था। तो यहाँ पे इसका जो है मतलब इसकी स्थापना देखने को मिलती है। भारत में अगर देखें तो भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग जो है आंशिक रूप से कुटीर उद्योग तथा आंशिक रूप से फैक्ट्री उद्योग पर आधारित है। और भारत में लगभग 958 इकाइयाँ यहाँ पे ऊनी वस्त्र इकाइयाँ हैं, जिनमें से अधिकांशतः लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारत की अधिकतर जो ऊनी वस्त्र मिलें है वो हमको देखने को मिलती है पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन सभी जगह देखने को मिलती है। इनमें से लगभग हमको 35% मिले केवल पंजाब में ही यहाँ पे स्थित देखने को मिलती है। इसके बाद महाराष्ट्र तथा राजस्थान यहाँ पे इनका स्थान आता है। जम्मू कश्मीर के जो चरवाहा है बक्करवाल तथा हिमाचल के जो गद्दी जनजाति के लोग हैं वो कीट पालन करते हैं, ऊन का व्यापार करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है हथकरघा निर्मित जो ऊनी वस्त्र है उसका सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। भारत में 2 विशिष्ट प्रकार की ऊन यहाँ पाई जाती है, तो वो कौन कौन सी है? एक तो पश्मीना है और एक है अंगोरा, ठीक है। तो पश्मीना जो होती है बकरी से प्राप्त होती है और अंगोरा जो होती है खरगोश से प्राप्त होती है। तो 2 यहाँ पे हमको किस्में देखने को मिली। और भारत ऊन के उत्पादक में 7वां बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 1.8 ऊन का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो ऊन है यानी कि हम देखें तो देखिए ऊन राज्य हम देख लेते हैं और ऊन उत्पादक राज्य। तो पंजाब आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए धरीवाल, अमृतसर, लुधियाना ये स्थान दिए है। महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई है, राजस्थान के अंतर्गत जयपुर है, गुजरात के अंतर्गत जामनगर है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर, आगरा है, कर्नाटक के अंतर्गत बंगलुरु है और कश्मीर के अंतर्गत श्रीनगर है।
ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और एक चीज़ और देखिए आप, सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बोला जाता है, तो इसकी भी बात करें यहाँ पे तो हम देखिए 1987 में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की यहाँ पे स्थापना की गई। और इस बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न सहायक जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से घरेलू ऊनी जो वस्त्र उद्योग है उसका विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमको देखने को मिलता है रसायन उद्योग के बारे में, जिसे केमिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमारा जो है ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाए। तो रसायन उद्योग जो निर्मित उत्पाद है उसका विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। ये मतलब जो इसका जो उत्पाद है वो विभिन्न उद्योगों में हमको उपयोग में आता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इस उद्योग का जो क्षेत्र है वो काफ़ी यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। और जीडीपी में इसका योगदान 3% देखने को मिलता है। भारत जो है रंग सामग्री एवं जो रंग मध्यवर्ती वस्तु जैसे खास करके प्रतिरोधी जो है अम्ल एवं प्रत्यक्ष रंग के लिए एक वैश्विक आपूर्ति करता है, वो हमको देखने को मिलता है। एक है यूनिडो, मतलब यूनिडो जो होता है, यूनिडो यानी कि UNIDO, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अनुसार भारतीय रसायन उद्योग का विश्व में छठा व एशिया में तीसरा स्थान है। पिछले 5 वर्षों की बात करें तो हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो भारत है, भारत में कृषि में प्रयुक्त होने वाले जो रसायन है उसकी निर्यात में प्रभावकारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ हम देख लेते हैं, जैसे USA की बात करें, इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, मलेशिया व सिंगापुर भारत के रसायन उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्य देश माने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक रसायन उद्यमों की संख्या हमको कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलती है। उसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान आता है। कुछ यहाँ देखें हम बेसिक चीज़ें, रसायन उद्योग से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की अगर बात करें, केमिकल्स लिमिटेड, तो इसकी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड HOCL, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो औषधि होती है, औषधि, रबर, लेमिनेट्स, इस हेतु जो है रासायनिक जो भी पदार्थ है उसका निर्माण करना, जिससे देश में रासायनिक उत्पादन जो इकाइयाँ है उसकी स्थापना को बल मिल सके व देश जो है इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? रसायन क्षेत्र के अंतर्गत। एक और चीज़ आप देखिए, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स जो है लिमिटेड यहाँ देखने को मिलता है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1954 में देखने को मिलती है दिल्ली में DDT के उत्पादन हेतु यहाँ पे किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य जो है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है, ठीक है, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्तमान में यह कंपनी जो है उच्च स्तरीय कृषिगत कीटनाशकों का उत्पादन भी करती है। चलिए, रसायन उद्योग के बाद हम देखते हैं अब पेट्रो रसायन उद्योग, जो कि इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसे हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। और यहाँ देखिए आपको जो है पेट्रो जो रसायन उद्योग है उसका प्रथम संयंत्र देखने को मिलता है 1966 में देखने को मिलता है। और इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना जो है हमको 1969 में देखने को मिलता है। तो 1966 में कौन सा देखने को मिलता है? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि ट्राम्बे। और 1969 में हमको देखने को मिलता है इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बड़ोदरा, ठीक है, 1969 में यहाँ स्थापना इसकी देखने को मिलती है। फिर इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति भी आई थी, जो पेट्रो रसायन पर यहाँ राष्ट्रीय नीति, जो कि 2007 में देखने को मिलती है। कोयली, हल्दिया, बरौनी, जामनगर, ओरिया, गंधार, विशाखापट्टनम, तेनाघाट जो कि असम में है, मंगलूर और जो लुधियाना है उसमें पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए इस नीति के तहत। लाइसेंस नीति की यहाँ पर समाप्ति की गई, ठीक है, मतलब उदारीकरण की नीति के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि USA के नाम से जाना जाता है, जापान, ब्रिटेन है, इन सभी देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में पेट्रो रसायन उद्योग में शामिल हो गई। और देश में हम देखें तो देश में 5 रसायन यानी शीर्ष 5 रसायन उत्पादक राज्य है, जिसके अंतर्गत देखें तो हमको गुजरात देखने को मिलता है, महाराष्ट्र देखने को मिलता है, यूपी देखने को मिलता है, तमिलनाडु और साथ में हमारा मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। पेट्रो रसायन हेतु जो राष्ट्रीय नीति है उसकी अगर बात करें, देखिए यहाँ पे आपको 12 अप्रैल 2007 में ये जो है गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नीति की स्वीकृति यहाँ पे दी गई। इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य है जो कि हमको देखने को मिलता है, यानी निवेश को बढ़ावा देना, यानी इस क्षेत्र के निम्न और उच्च स्तरीय जो उद्योग है उसमें निवेश को बढ़ावा देना। प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशे की जो वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत है उसकी घरेलू मांग में वृद्धि करना, पेट्रो रसायन के उभरते क्षेत्र में निवेश करना। साथ ही हम देखें तो जो बहुलक होते हैं यानी कि जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं, प्लास्टिक है, इनका विकास करना। पेट्रो रसायन में जो है शोध एवं विकास, जो मानव संसाधन विकास है उसको भी काफ़ी उन्नत बनाना।
चलिए हम देखते हैं अब आगे एक नेक्स्ट उद्योग के बारे में, जिसे अब जाना जाता है औषधि उद्योग के बारे में। तो औषधि उद्योग होता क्या है? देखिए, भारत की बात करें तो भारत में औषधि उद्योग का जो विकास है, मूल रूप से अगर देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात देखने को मिलता है, और स्वतंत्रता से पहले अधिकांश जो औषधियाँ है आयात की जाती थी। इसके साथ ही हम देखें तो वर्ष 1990-91 से 2009-10 के दौरान यहाँ हमको देखने को मिलता है, यहाँ 14 गुना, ठीक है, 14 गुना ये जो है उत्पादन बढ़ गया। वैश्विक स्तर पर दवाओं के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर पर आता है? 3rd नंबर पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद देश में जो औषधि है, ठीक है, देश में औषधि निर्माण के जो कारखाने हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ मुख्य रूप से हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। औषधि निर्माण के जो कारखाने हैं वो हमको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु की बात करें, साथ में पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश भी आता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी यानी दिल्ली में भी स्थित है, जो मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सभी अलग अलग जगह हमको ये जो है कारखाने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत में जो है औषधि निर्माण के 5 प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र में, 5 संयुक्त क्षेत्र में, 250 संगठित क्षेत्र में और लगभग 5000 लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है। 3 लाख से अधिक लोगों को ये जो है रोजगार प्रदान करता है ये उद्योग, और अधिकांश इकाई स्थापना जो है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सभी के जो निर्माण फर्म हैं उनके सहयोग से इनका जो है स्थापना की गई है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय औषधि निर्माण मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बात करें तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत जो विशेषज्ञ है उसकी एक स्वतंत्र संस्था है, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जिसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बोलते हैं, NPPA। इसकी स्वीकृति हमको देखने को मिलती है 29 अगस्त 1997 में। इस प्राधिकरण को हम देखें तो बहुत सारे कार्य सौंपे गए, जिसके अंतर्गत औषधि उत्पादों के मूल्य का निर्धारण, उनके मूल्य में संशोधन करना, औषधि मूल्य निर्धारण के आदेश के प्रावधानों को लागू करना, देश में नियंत्रित और अनियंत्रित सरकारी नियंत्रण रहित दवाओं के मूल्यों का निगरानी करना, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब आगे उद्योग देखते हैं, जिसे हम जानते हैं उर्वरक उद्योग के बारे में, जिसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये उद्योग जो है नाइट्रोजनी उर्वरक है, मुख्य रूप से अगर देखें तो यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक जो DAP के नाम से जानी जाती है, ठीक है, नाम भी सुना होगा आपने DAP, तथा जो अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक है जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटास होती है, इसके उत्पादन क्षेत्रों के आसपास जो है केंद्रित माना जाता है। इसमें से अधिकांश इकाइयाँ अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी जो लोहे है उसका उपयोग भी करती है, और उसे विद्युत भट्टियों में एक प्रकार से प्रक्रमित किया जाता है। भारत जो है तीसरा बड़ा उत्पादक है। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों का मतलब नाइट्रोजन जो उर्वरक है उनका तीसरा बड़ा उत्पादक माना जाता है। यहाँ पे हमको 57 जो है उर्वरक इकाइयाँ देखने को मिलती है, जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजन जो उर्वरक उत्पादन है वो भी करती है। यहाँ पे 29 यूरिया यहाँ पे इकाइयाँ देखने को मिलती है, उत्पादन इकाइयाँ, तथा 9 इकाइयाँ उप उत्पाद यानी कि जो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उप उत्पाद, उसके रूप में यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती है। इसके अलावा 68 यानी कि 68 जो है अन्य लघु इकाइयाँ मात्र सुपर फास्फेट का उत्पादन करती है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में जो है 10 यहाँ पे उपक्रम और भारतीय उपक्रम निगम उर्वरक निगम, ठीक है, FCI, ठीक है। तो ये जो है भारतीय उर्वरक निगम है, इसका गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम के रूप में यहाँ पे कार्यरत है। इसके साथ ही हम देखें तो गुजरात है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, यहाँ हम देखने को मिलता है। ये सभी टोटल मिलाकर 50% का उत्पादन ये इतने ही राज्य यहाँ पे कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य हम देखें तो आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, और जो उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम देखें तो उर्वरक है, यहाँ पे मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन उर्वरक जो होती है N, नाइट्रोजन इसमें होता है, ठीक है। फास्फेटिक जो उर्वरक होती है P, इसमें फास्फेट होता है। मिश्रित उर्वरक K, इसमें पोटास होता है। और 2014 में जो है NPK, जो तीनों मिलाकर यहाँ बनती है, उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत 164 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं हम, एक और यहाँ पे उद्योग देखने को मिलता है। देखिए इसी के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक उद्योग, जिसे केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में देखने को मिलता है, जो कि तमिलनाडु रानीपेट में, ठीक है, तमिलनाडु रानीपेट नामक जो स्थान पर देखने को मिलता है। फिर 1944 में हमको देखने को मिलता है कर्नाटक के बेलगोला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल फैक्ट्री,
यहाँ मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो है वो हमको देखने को मिलता है। अमोनिया उर्वरक का कारखाना यहाँ पे लगाया गया। 1947 में हमको देखने को मिलता है अमोनिया सल्फेट का जो कारखाना वो भी है केरल में देखने को मिलता है, अलवाई नामक स्थान पर। भारतीय उर्वरक निगम की अगर बात करें एफसीआई, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और जिसके अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा जो है उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। इसके अलावा भारत में पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह के तरीके से जो है आयात पर निर्भर है और भारत में नाइट्रोजनी जो उर्वरक है उसकी खपत सबसे अधिक मानी जाती है। इसके अलावा देखें तो 2015-16 की बात करते हैं, 2015-16 की, तो 2015-16 में जो एनपीके है, एनपीके उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत जो है 130 किलोग्राम थी, यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान तेलंगाना का माना जाता है, ठीक है, दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है और तीसरे स्थान पर पंजाब माना जाता है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तलचर जो कि उड़ीसा में है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ यहाँ पे उपस्थित है। इसके साथ ही हम देखें तो कुछ डाटा देख लेते हैं, जैसे वैश्विक दृष्टि से भारत उर्वरक उपभोग जो है 2014 के अनुसार देखें तो देखिए भारत का जहाँ स्थान है वो याद रखिए, नाइट्रोजन दूसरे नंबर पर है, ठीक है, फास्फेट भी दूसरे नंबर पर। इसके अलावा पोटास में तो भारत यहाँ पे जो है चौथे नंबर पर देखने को मिल रहा है। कुल उर्वरक की अगर बात करें दूसरे नंबर पर देखने को मिला, तो ये आप पढ़ सकते हैं एक दो बार। उर्वरक उत्पादन प्रतिशत में देखें तो गुजरात पहले नंबर पर, तमिलनाडु उसके बाद आप देखें तो देखिए जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तो ये क्रम देख सकते हैं। देखिए प्रतिशत आप देख लीजिए नाइट्रोजन उर्वरक, और यहाँ देखें तो आपको फास्फेटी उर्वरक देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ डाटा और है, जैसे वर्ष यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए दिए हैं ये जो वर्ष है हम देख सकते हैं यहाँ पे देखें तो देखिए उर्वरक का उपभोग से रिलेटेड ये आपको वर्ष देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए 2011, 10-11, 11-12 और 12-13 यहाँ पे देखिए लाख टन में दिया है, तो ये डाटा आप पढ़ सकते हैं। वर्ष यहाँ पे दिया है। फिर इसके बाद 2013-14 में यहाँ देख सकते हैं, 14-15, 15-16 में ये डाटा आप देख सकते हैं। कुल उर्वरक उत्पादन जो है आयात एवं खपत अगर देखें तो ये भी आपको यहाँ डाटा पढ़ लीजिए, ठीक है, उत्पादन है, आयात है और खपत है, किस किस सन में कितनी कितनी आपको देखने को मिलती है, सभी अलग अलग यहाँ पे दी है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए भारत के कुछ प्रमुख रासायनिक उत्पादक राज्य, उर्वरक उत्पादक राज्य। तो उत्तर प्रदेश आप देखिए यहाँ कुछ स्थान दिए हैं, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में, ठीक है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी राज्य आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्रबको जो है, क्रबको का जो गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र है वो हजीरा यानी गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर के कारखाने में भी गैस आधारित यहाँ देखने को मिलता है। चलिए तेल एवं गैस आधारित जो उद्योग है उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो भारत के 6 आधारभूत उद्योगों में से एक जो है तेल एवं गैस आधारित, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिनमें पेट्रोलियम उत्पाद व गैस का जो परिवहन है, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है। देश के सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करें, जिसमें जीडीपी की बात करें, तो इसमें 15% की भागीदारी ये देता है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात का जो कुल देश का कुल निर्यात है वो हमको 17% के आसपास देखने को मिलता है। इसका हिस्सा है विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी है, अन्य उद्योगों से अग्रणी माना जाता है। अप्रैल 2017 में देखें तो यहाँ इराक जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को सर्वाधिक तेल आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है और ईरान तीसरे नंबर पर। इसके अलावा भारत को खनिज तेल प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश 2018-19 के अनुसार तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर इराक है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, ठीक है, तीसरे नंबर पर ईरान, फिर वेनेजुएला है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये आप देख सकते हैं मिलियन टन में आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे का जो उद्योग है वो हम देख सकते हैं सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के बारे में काफ़ी यहाँ देखें तो हमको इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। तो चलिए इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। सीमेंट यानी कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है और भारत सीमेंट उत्पादन में वैश्विक स्तर पर जो है चीन के बाद दूसरा स्थान यहाँ पर रखता है और यह एक आधारभूत उद्योग है जो कि लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन 425 मिलियन टन यहाँ क्षमता के साथ भारतीय सीमेंट उद्योग जो है कुल वैश्विक उत्पादन में 7% का यहाँ पे योगदान देता है, ठीक है। और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 98% हिस्सा जो है निजी कंपनियों का तथा 2% यहाँ पे जो है सार्वजनिक कंपनियों का हिस्सा माना जाता है। भारत में 210 बड़े सीमेंट संयंत्र है, ठीक है, ये भी हमको देखने को मिलता है। कुल स्थापित जो क्षमता है 350 मिलियन टन, 365 छोटे सीमेंट संयंत्र जो कि शेष उत्पादन क्षमता रखते हैं। बड़े सीमेंट जो संयंत्र है उसमें से 188 संयंत्र जो है केवल 3 राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु इसमें स्थित है,
ठीक है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। आप कुछ डाटा देख लीजिए यहाँ, भारत में सीमेंट उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति है, उससे संबंधित यहाँ देखिए आपको सन दी है। ठीक है, मिलियन टन में आपको उत्पादन दिया है, उपभोग दिया है मिलियन टन में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सीमेंट जो उत्पादन में एवं उपभोग दोनों दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सीमेंट की मांग, तो ये भी आप देख सकते हैं। गृह निर्माण में कितने प्रतिशत है, विनिर्माण में कितने प्रतिशत है। विनिर्माण को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं और निर्माण को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये आपको याद रखना। वाणिज्यिक क्षेत्र जो है यहाँ पे कितनी है, औद्योगिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ये सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो जो सरकार है उस सरकार भी विभिन्न योजना यानी कि स्कीम्स एवं पहल है, इनिशिएटिव, इसके माध्यम से सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना, मेक इन इंडिया योजना। सीमेंट उद्योग में वर्ष 2002 से 17 की अवधि में $5.24 बिलियन तथा विदेशी निवेश, यहाँ पे विदेशी निवेश यानी कि जो फॉरेन यहाँ आप देखें FDI जिसे बोलते हैं, इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो हमको जो है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो है 10 सीमेंट संयंत्र देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिए राजबन हिमाचल प्रदेश में, चरखी दादरी हरियाणा में, दिल्ली, नीमच में मध्य प्रदेश, नीमच अगर देखें तो मध्य प्रदेश में, बोकानन असम में, अकालतारा छत्तीसगढ़ में, मंदार छत्तीसगढ़ में, कुरकुंता यहाँ कर्नाटक में देखने को मिलता, आदिलाबाद तेलंगाना में, तंदूर तेलंगाना में। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ये तो बात की हमने कृषि आधारित जो उद्योग है उनके बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट MSME के बारे में, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये। तो यहाँ देखिए कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत हमने बात की चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, औषधि उद्योग, उर्वरक उद्योग, तेल एवं गैस उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो इनके बारे में देखिए आप देख सकते हैं कंप्लीट रूप से हमने डिस्कशन किया। वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ पहल हमने देखे यहाँ पे। ठीक है, सरकारी योजना जो भी होती है, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में बात की। इसके अलावा आप देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमने औषधि उद्योग, उर्वरक उद्योग, तेल एवं गैस उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे विस्तार से बात किया। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उत्तर लेखन ग्रुप, चर्चा परिचर्चा, इन सभी से आप ज्वाइन करिए। ठीक है, और आगे जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.